Assalamu alaikum everyone. Is I am audible? वालेकुम सलाम सर। हमें ना स्टूडेंट्स का वेट कर लेते हैं, 2 मिनट स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, देन वी स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास फर्स्ट। Is my screen shareable to everyone? जी सर। सर आप थोड़ी देर वेट करें ताकि पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लें। एंड प्लीज मैम मरीसा को होस्ट कीजिएगा, को होस्ट। जी ठीक है मैम।
जी सर, आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें, पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करें। जी ठीक है मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी डीएसए डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की फर्स्ट क्लास है। इससे पहले हम आई कोड गुरु का जो इंट्रोडक्शन है वो कर लेते हैं। आई कोड गुरु का जो मिशन है वो शेयर लर्न एंड ग्रो। हम सब ने शेयर अपना नॉलेज है वो शेयर करना है, लर्न करना है एंड ग्रो करना है। जो बेसिकली आई कोड गुरु है इसे जो सिलिकॉन वैली से सर डॉक्टर जफर शाहिद जो है वो इसे कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। और जो आई कोड गुरु है इसके ऊपर स्लाइड्स जो इस मेन मिशन है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी, हाई टेक स्किल्स को लर्न करना, इंटरनेशनल मेंटोर के साथ काम करना और अपना एक्सपीरियंस गेन करना। और जो मेन फोकस हाईकोर्ट का गुरु है वो डेली के जो 22 सेशंस पर डे हो रहे हैं। एक वीकली वेबिनार होता है और एक वीकली वर्कशॉप्स जो होती है, जिसमें जो इंटरनेशनल मेंटोर्स हैं उनको और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कॉलरशिप्स अवेल की हैं उनको उनके साथ आपकी इंटरेक्शन करवाई जाती है। और पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स के सेशन स्टार्ट जो हैं वो डेली बेसिस पे करवाए जा रहे हैं। आइल्स की क्लासेस जो हैं, GRE की कोर्सेज हैं, इसकी आपको प्रेपरेशन प्रॉपरली करवाई जा रही है। और मेन जो डाटा स्ट्रक्चर लीड कोड के जो प्रॉब्लम्स हैं फैंग के लिए, जो गूगल्स में फेसबुक amazon और जो कंपनीज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंपनीज हैं उसके लिए हमें इसकी प्रेपरेशन करवाई जाती है। जो और मशीन लर्निंग डाटा साइंस जो आजकल जिसका है ज़्यादा चल रही है, डिमांड में है, जो टेक्नोलॉजी इनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। और ऑल सेशंस है, जो जो भी हम सेशंस करवा हो रहे हैं वो हमारे फेसबुक के ऊपर भी लाइव है, वहाँ पे आप रिकॉर्डिंग भी देख सकती हैं इनकी। जो स्लैक चैनल्स है वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स अगर आपको कोई इशू आ रहा है। और जो रिसेंट जो अचीवमेंट्स हैं आई कोड गुरु की इसको डिस्कस कर लेते हैं। 600 प्लस जो इंटरनेशनल हैकाथॉन अवार्ड्स हैं ना, वो कंपटीशंस जिन्होंने हमें विन किए हैं, जो फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशंस हैं वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग यूएसए में, जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं स्टूडेंट्स ने अवेल की हैं लोकल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। जो जॉब्स हैं ये इनको उन्होंने जॉब्स सिक्योर की हैं अपनी स्टूडेंट्स ने। और जो CS58 का पजल जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 2024 में किया था, इसमें 38 स्ट्रीम्स जो थी वो इंक्लूड हुई थी, जिनमें से 9/9 स्टूडेंट पजल थे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने रिजॉल्व किया था। और हमारे पास जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 72 सिलेक्टेड मेंटोर्स हैं जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की हैं। जो गूगल का एक 2023 में लास्ट ईयर एक इनका हुआ था जिसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था गूगल कोड जैम के नेम से। तो इसमें 301 स्टूडेंट्स थे जो हमारे आई कोड गुरु के सिलेक्ट हुए थे। और उसमें से जो 3 इंटर्निस्ट थे वो एतहाद एविएशन ग्रुप से, वो वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स अबू धाबी में जिन्होंने जाके ट्रेनिंग की थी स्टूडेंट्स ने। और जो हाईकोर्ट गुरु है इसमें आपने आप जो पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो लो लेवल पे हैं यूनिवर्सिटीज, उनके स्टूडेंट्स ने भी जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अवेल की हैं। तो आपकी जो इसमें मेन जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आपकी CGPA 3.1 से अबव हो। और इसके लिए आपको GR और नो पब्लिकेशन रिक्वायर्ड है। जो स्टडी गैप है वो 1 ईयर टू लेके 15 ईयर तक एक्सेप्टेबल है। आपकी जो 100% जो फी वेवियर है वो आप स्कॉलरशिप के थ्रू अवेल कर सकती हैं, ना किसी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है इसमें। तो जो यूएसए में टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। अब आप प्रॉपर अपनी जो आपने यहाँ पे देना है ट्रेनिंग लेनी है और सीखना है, ग्रो करना है। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन? इसका कोई क्वेश्चन नहीं है।
आज के सेशन के लिए क्लोज करते हैं। पानी क्लियर वेरीफाई कीजिएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है। जी मैम, आपकी वॉइस आ रही है। सर आप अपनी स्क्रीन स्टॉप कर सकते हैं अगर आपके स्लाइड्स को देखते हैं। जी ठीक। सर मेरी स्क्रीन भी विजिबल है। जी मैम, विजिबल किस? जी ठीक है, आज हम अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेशन बेसिकली वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स है। कोई भी जो बिगनर है वो इस सेशन को अटेंड कर सकता है, क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करें। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चलेंगे फंडामेंटल्स। उसमें जो कोई भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं मेरे प्रेजेंट करने के दरमियान कोई भी चीज़ आपको अगर समझ नहीं आ रही तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, हमारे लेक्चर के मैं पहले एक वीक वन के कंटेंट्स पर आता हूँ। हमने क्या क्या डिस्कस करना है। एक तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखना है। इस वीक के अंदर हमने टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी देखनी है। फर्स्ट पहला सेक्टर जो हम इस वीक के अंदर करेंगे वो एरे करेंगे, उसके कुछ ऑपरेशन देखेंगे और हम साथ साथ में लीड कोड प्रॉब्लम्स भी सोल्व करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले हम बेसिकली तो देखते हैं कि बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली आपके पास होता है कि आपने ना जब भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके पास आपके पास कोई भी डेटा आ रहा है तो एक स्ट्रक्चर होता है। एक वे होता है कि आप अपने डेटा को कैसे स्टोर करें, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें। स्ट्रक्चर बेसिकली एक वे होता है अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने का। तो एक डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिनके थ्रू हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दूसरे ये है कि एल्गोरिथम है, क्योंकि आपके पास डेटा है तो अपने कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करना, तो आपने कौन से वो स्टेप्स यूज़ करने हैं, कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है अपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए और उस डेटा के साथ। तो बेसिकली इतनी डिफरेंट मेन थिंग्स होती हैं। हम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर देखा करेंगे वीकली बेसिस पे। बहुत सारे हैं लेकिन कुछ मैंने मेंशन किए हैं, जैसे एरे है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप की है लेकिन ये डेटा स्ट्रक्चर भी एक है अलग से। ये डाटा टाइप भी है और डाटा स्ट्रक्चर भी हम इसे ले सकते हैं। डिक्शनरी हैश में बेसिकली हैश मैप बहुत सारी लैंग्वेज में एज अ हैश मैप यूज होता है, लेकिन पाइथन में हैश मैप को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम डिक्शनरी यूज करते हैं। ये जस्ट बेसिक है, जब हम आगे डेप्थ में देखेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। जस्ट ये मेंशन किए स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, ट्री है, ग्राफ है। जब हम वन बाय वन देखा करेंगे तो तब हम इनकी डेप्थ में जाएंगे। एल्गोरिथम्स डिफरेंट अप्रोचेस है। यहाँ मैंने कुछ नाम मेंशन किए हैं, जैसे ब्रूट फोर्स है। आप एंटायर पॉसिबल सॉल्यूशंस देखते हैं, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रिकर्सिव है, बेसिकली ये बार बार अपने फंक्शन को कॉल करता है। हम डेप्थ में नहीं जा रही, कुछ और भी अप्रोचेस मैंने मेंशन की हुई है। ये कुछ मेथड्स हैं जिनको हम लेके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा, हम आज के लेक्चर से जाने से पहले मैं ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। लेकिन अगर हम अपकमिंग लेक्चर्स में इनकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, किस टाइम की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। आज के सेशन में हम थोड़ा सा देखेंगे, तो इस जस्ट इंट्रो दे रही हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली आपके उससे होती है कि आपका जो इंटायर कोड है वो कितना टाइम ले रहा है हर स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो फिर हम इसको टाइम कम्प्लेक्सिटी कहते हैं। लेकिन उन सब आइटरेशन को हम सम करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कोड के कॉन्टेक्स्ट में। और फिर अगर आज हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। देखिए, एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपने कभी भी इसको ना मिक्स नहीं करना कि आपका जो इंटायर प्रोग्राम है वो रन होने में कितना टाइम ले रहा है। ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। तो ये बिल्कुल भी टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं होती। ये एक्चुअली नहीं होता है कि ईच स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम ले रहा है। जैसे अगर हम यहाँ एग्जाम्पल्स में देखें, अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें दो वैल्यू को सम जा रहा है, वो जस्ट एक टाइम में चल रहा है, मीन्स वो ओ ऑफ वन ऑपरेशन जस्ट ले रहा है। तो ये एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए जस्ट एक ऑपरेशन लग रहा है। एक ऑपरेशन है तो हम ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर हम आगे देख लें लूप क्या होता है, अगर किसी को लूप का नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको देख लेंगे। अच्छा, लूप ये होता है कि एक बार बार रेपिटेशन हो रही होती है एक सर्टन कंडीशन तक और एक सर्टन नंबर तक। तो बेसिकली वो एन वैल्यूज पे डिपेंड कर होता है। अगर एन वैल्यूज है तो एन टाइम चलेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो ऑफ एन हो जाती है। तो ये जो टोटली है ये आपकी स्टेटमेंट पे आपने जो ऑपरेशन यूज की है उस पर डिपेंड करिए, ना कि आपकी
सिस्टम पे कि वो कितना टाइम ले रहा है उस कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करनी इसके साथ। स्पेस क्या होता है, आपने कोई भी अगर डाटा स्टोर करना है, कोई भी डाटा, जैसे यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ऑफ नंबर्स वैल्यू डिक्लेयर की है और मैं उसको स्टोर करी है, तो वो कितनी मेमोरी ले रहा है, तो ये बेसिकली हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और ये हमेशा हमारी इनपुट पे डिपेंड करती है किस टाइप की है। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप की होती है, कुछ हम लोअर बाउंड्री होती है, मतलब डिफरेंट टाइप की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अपर जो होती है वो हम ये कहते हैं जो मैक्सिमम टाइम लेगा, वरना हम उसे वर्स्ट केस भी कहते हैं। जैसे अगर एक वैल्यू आप जस्ट कोई भी आपके पास एक लिस्ट है, आप उसमें फर्स्ट वैल्यू अगर आप उसे सर्च कर रहे हैं, कोई भी आपके पास एक नेम्स गिवन है, अगर आपका नेम जो है आपको फर्स्ट इंडेक्स पे ही किसी लिस्ट के अंदर मिल जाता है, तो वो बेसिकली बिग ओमेगा होती है। मीन्स आपको जस्ट मिनिमम बेस्ट केस आपका क्या है कि वो आपको पहले ही लिस्ट के अंदर पहले ही इंडेक्स में मिली है। अगर कुछ टाइम में एवरेज केस भी लगता है कि कितना टाइम है, और बस केस के अगर आपको एक लिस्ट गिवन, अगर आपको आपका नेम ही लिस्ट के अंदर सबसे लास्ट पे मिल रहा है, तो इट्स मीन कि वो पूरी एरे है या लिस्ट नंबर है उनको आपको उनको डाइवर्स करना पड़ता है, तो इसमें कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम होता है। तो मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में हम बिग ओ ही देख रहे होते हैं, मेन हमारा कंसर्न यही होता है। बिग थीटा ये जस्ट सिंबल है रिप्रेजेंट करने के लिए, थीटा एवरेज केस को, और लोअर बाउंड ओमेगा हम बिग ओमेगा हम रिप्रेजेंट करते हैं मिनिमम। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हमने जस्ट यही देखती है, हमारा बस केस में क्या हमारा प्रोग्राम कैसे परफॉर्म करेगा। तो ये बहुत स्पेस और टाइम के लिए हम वो यूज करेंगे हर केस में। अच्छा, नेक्स्ट जाने से पहले अगर हम आज को ऑपरेशन शुरू करेंगे, अच्छा ये हम इस पे बाद में आएंगे जब हमारा वन बाय वन डाटा स्ट्रक्चर हो जाएगा। आज का एरे जब हो जाएगा तो हम इसको देखेंगे। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर ले, फिर हम एरे के ऑपरेशन की तरफ एरे डाटा स्ट्रक्चर पे मूव कर जाएंगे। अब नहीं है किसी का कोई पसंद, तो हम एरे की तरफ मूव करते हैं। एरे क्या होती है, बेसिकली आपके पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ कोई भी वैल्यूज होती हैं जो किसी भी स्टोर हुई होती हैं। अच्छा, इसके मैं बताती हूँ सेम टाइप की होती है। जैसे अगर मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर की है, यहाँ पे मैंने कुछ इंटीजर वैल्यू लेके आ रही हूँ, 1 2 3, ये टोटल वैल्यूज है। अब ये लिस्ट जो है ना, अच्छा लिस्ट और एरे को अपने कंपेरिजन अगर हम जस्ट एरे को देखें, एरे जो होती है ना, ये वैल्यू ले लिया। अब ये सारी वैल्यू जो है इंटीजर है, तो हमारी पूरी जो एरे डेटा टाइप है, मीन्स अब वो किस टाइप की वैल्यू दे रहे हैं, वो इंटीजर है। अगर हम पॉइंट की वैल्यू देंगे तो वो फ्लोट वैल्यू हो जाती है। अगर हम कोई करेक्टर्स दे रहे हैं या कोई सिंबल चेंज है तो वो हमारे पास स्ट्रिंग होती है। लेकिन अगर आप एरे यूज कर रहे हो तो आपके सब एलिमेंट्स या तो इंटीजर होने चाहिए, या अगर एक वैल्यू एक भी फ्लोट हुई बाकी इंटीजर होंगे तो आपको ये सिस्टम के अंदर एरर आएगा। तो एरे हम क्या कहते हैं कि वो सेम टाइप की वैल्यू स्टोर करता है। अगर आपने एक एरे डिक्लेयर कर दी इंटीजर की, तो आप उस एरे के अंदर कोई भी फ्लोट वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि वो इंटायर वैल्यू इंटीजर ही लेगा। अगर आपको फ्लोट वैल्यू स्टोर करवानी है तो आपके पास पूरी एरे में वो फ्लोट वैल्यू होनी चाहिए, ना कि कोई भी इंटीजर नहीं होना चाहिए। फ्लोट वैल्यू कौन से होते हैं, जो डेसिमल में होते हैं, पॉइंट्स में होते हैं, जैसे 3.2 1.2। अगर हम रियल लाइफ कुछ एग्जांपल देख लें, नेम्स ऑफ जो एम्प्लॉय होते हैं ना कंपनी, वो भी आप ऐसे जस्ट लेके लिख सकते हो, वो भी एक आपके पास एरे बन सकती है। कोई भी स्कोर आपने कैलकुलेट करने हैं वो भी हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये हमेशा जो होंगी ना एडजेसेंट होगी, सीक्वेंस 1 2 3 के बाद में भी ऐसा नहीं हो सकता आप एक वैल्यू छोड़ दो, एक इंडेक्स छोड़ दो, फिर लिख दो। ये आपस में एक दूसरे के नेबर होंगे, और कोई भी आप इंडेक्स इस तरह स्किप करके नहीं लिख सकते। मीन्स ये कंटिन्यूसली ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होंगी। इसके कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने एरे को कभी भी लेंथ और कैपेसिटी को कभी कंफ्यूज नहीं करता। अगर आपने एक एरे डिक्लेयर की है, उसका आपने कैपेसिटी बता दी कि वो अपने अंदर 5 वैल्यूज ले सकती है, तो मीन्स वो एरे की कैपेसिटी है, वो साइज है कि वो कितनी वैल्यूज ले सकती है। लेकिन
कैपेसिटी इस एरे की अगर आपने 5 डिक्लेयर किया और आपने अभी तक 3 वैल्यूज के अंदर डाली है, मींस जो करंट एरे की लेंथ है वो जस्ट 3 है, ना कि 5 है। लेकिन अभी स्टिल इसकी कैपेसिटी टोटल 5 हमने डिक्लेयर की हुई है। अगर हम और वैल्यूज में डालना चाहते हैं 4 और 5 दो वैल्यूज को डाल सकते हैं। लेंथ पहले इंडिकेट करिए कि आपके पास कितनी वैल्यू इस टाइम एग्जिस्ट कर रही है। तो टोटल इसके अंदर 1 2 और 3 एग्जिस्ट कर रही है। तो कैपेसिटी वो होता है कि आपने आपने कितना साइज बताया कि वो एरे आपके कितनी टोटल वैल्यू ले सकते हैं। अगर आपने 5 बताया तो उसमें वो 5 लेगी। अगर आपने 10 बताया और ये वैल्यू 3 है तो इस टाइम एरे के अंदर जो करंट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 3 है, इट्स मीन उसकी लेंथ 3 होगी। लेकिन आप 7 वैल्यूज को डाल सकते हैं अगर आपने उसका फिक्स साइज दिया हुआ है, मीन्स अगर 10 दिया हुआ है। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं, इनको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। करंटली जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है वो हमारे बेसिकली एरे लेंथ होती है कैपेसिटी की, वो कितनी वैल्यू ले सकती है। अगर हमने 3 दे दिया तो इसमें ये मतलब नहीं है कि वो 3 वैल्यू होल्ड कर सकते हैं, वो करंटली अभी तक हमने दी है। बाकी वैल्यू अगर हम और चाहें उसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छा, एरे के अंदर आप देखें आपके पास कोई भी लिस्ट आ गया, जैसे एम्प्लॉइज के नेम आपके पास डाटा है, तो आपने उसके अंदर हो सकता है आपका कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, आपको वो डाटा किसी एम्प्लॉय का नेम निकालना पड़ जाए। हो सकता है कोई नया एम्प्लॉय आ गया, आपने उसका नेम ऐड करना है या अपडेट करना है, या कोई भी एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर रहा है तो आपने उसकी वैल्यू सर्च करनी है। तो सिमिलरली ये एरे एक होती है, इसमें आपको डिफरेंट ऑपरेशन कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक परफॉर्म करने पड़ जाते हैं। अच्छा, डिफरेंट वेज है इंसर्ट, या तो ये हो सकता है, ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है। हाँ, डिफरेंट वेज है। फर्स्ट ये है कि आपने ना एरे के एंड पे एलिमेंट डाल दिया। अच्छा, जब भी आपने एंड पे एलिमेंट डालना है तो ये जस्ट एक टाइम कम्प्लेक्स इसकी जस्ट होगी O ऑफ 1। अब जब हम अगली एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये O ऑफ 1 क्यों थी और नेक्स्ट O ऑफ 1 क्यों है। जस्ट लास्ट उसने जाके अपेंड कर दिया। ये फोर तक वैल्यू एग्जिस्ट करी थी और हमने एक वैल्यू न्यू आई और हमने उसको डाली तो हमने 5 करवा दी। इसका जो टाइम लगा वो O ऑफ 1 लगा। अब हम जब अगली एग्जांपल देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसकी O ऑफ 1 क्यों थी और नेक्स्ट की O ऑफ n क्यों है। देखिए, अब आपने ना ये आपके पास एक एरे है जिसमें जस्ट 4 वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आपने ना इस एरे के अंदर स्टार्ट में वैल्यू डालनी है। आपने एक नया एलिमेंट लेके आना है। समझ लें कि आपने वो नाम ए से पढ़ता हुआ अल्फाबेटिकली अरेंज है, आपको कोई पर्सन आया ए से, अब आपको उसको स्टार्ट में डालना है। अब हम क्या करेंगे, एरे जब आपने स्टार्ट में डालना है तो वो बाकी सारी वैल्यू को एक एक नेक्स्ट लेके जाएगा। 4 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, 3 वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, एक टाइमलेस करेगी आगे की तरफ। 2 की वैल्यू यहाँ आएगी और जब 1 की यहाँ आएगी तो ये स्पेस हमारे पास बन जाएगी और हम इसमें एक वैल्यू स्टार्ट में अपेंड करवा देंगे या इंसर्ट करवा देंगे। जैसे हम अपेंड भी कहते हैं, इंसर्ट भी। इंसर्ट आपने तो करवा दी, लेकिन ये पूरी एरे आगे की तरफ मूव हुई है। तो इसमें आपको अगर आपने बिगनिंग पे करना है तो आपका जो टाइम लगेगा वो O ऑफ n लग रहा है। तो इसलिए इंसर्शन में जो टाइम होता है ना एरे के अंदर वो O ऑफ n लगता है। लेकिन अगर आपने जस्ट लास्ट में इंसर्शन करनी है ना तो वो O ऑफ 1 होता है। जस्ट वो जाके उसको कोई स्पेस बनानी नहीं पड़ती, वो जस्ट लास्ट में जाके पेन कर देता है। लेकिन इसको ये तो ऑलरेडी से स्पेस एलोकेट हुई है क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू 0 पे है। तो उससे पहले तो कोई स्पेस या 0 हो रहा है तो उसने सबको एक एक ना नेक्स्ट मूव करना और उसकी स्पेस बनानी है। तो ये पूरी एरे मूव करनी पड़ती है। तो इसलिए हम कहते हैं टोटल एलिमेंट्स n होते हैं, तो जितने एलिमेंट्स होंगे वो O ऑफ n टाइम लगेगा। अब हम आगे की तरफ अगर देखें, नेक्स्ट अगर आपने मिडल में करना है कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन, चाहे वो मिडल हो जाए, चाहे वो सेकंड लोकेशन हो जाए, चाहे वो सेकंड लास्ट हो जाए, तो तब भी जो आपके ऑपरेशन लगेंगे ना वो भी O ऑफ n होंगे। लेकिन जिस इंडेक्स पे, अगर जैसे मैंने ना 5 वैल्यू ऐड करनी है और मैं इसको इंडेक्स दे रही हूँ सेकंड दे रही हूँ 0 1 2। अच्छा, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो वैसे हम ये लाइफ में 1 2 करते हैं, लेकिन इंडेक्सिंग जो होती है ना इसकी, ये 0 लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ये 2 है, ये 3 है। तो हमने 0 1 और ये 2 लोकेशन, अब मैंने 2 वाली वैल्यू पे ना 5 एक न्यू वैल्यू इंसर्ट करवानी है। तो हमारा सिस्टम मतलब हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, उन सारी वैल्यू को एक एक नेक्स्ट मूव करवाएगा। 4 वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, 3 वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये हमारे पास स्पेस बच जाएगी। और ये देखिए 4 की वैल्यू यहाँ चलेगी, 3 की वैल्यू यहाँ आ गई और ये स्पेस हमारे पास बच गई और इसमें हमने 5 इंसर्ट करवा दिया। लेकिन जितनी भी वैल्यूज इसके अलावा थी वो सारी हमें मूव करवानी पड़ी। तो चाहे आप बिगनिंग में इंसर्ट करवा रहे हैं, चाहे आप मिडल पे या किसी स्पेसिफिक पे, हमारी जो
टाइम लगेगा वो ओ ऑफ एन ही लगेगा। लेकिन अगर आप लास्ट पे जस्ट करवा रहे हैं तो उससे कोई स्पेस नहीं बनानी पड़ी, क्योंकि लास्ट से आगे तो आपके पास ऑलरेडी होती है स्पेस। आप डायरेक्ट तो वो जो टोटल टाइम लेता है ओ ऑफ वन, इसलिए हम कहते हैं वो हमारा बेस्ट केस होता है। और वो हमारा वो वर्स्ट केस भी ओ ऑफ वन है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में उसको हमेशा ही ओ ऑफ वन होगा, चाहे वो बेस्ट भी वही केस होगा, लोअर बाउंड भी वही होगी, एवरेज भी और अपर भी। किसी आपको कोई टाइम चेंज आपने दोबारा अरेंज नहीं करना एंड वाली वैल्यू को, आपके पास स्पेस पड़ी, आपने जस्ट जाके एंड करवा देना। तो सिमिलरली हम डिलीशन भी देख लेते हैं। अगर आपने लास्ट से एलिमेंट डिलीट करवाना है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, आपको स्पेसिफिक एलिमेंट को देखना नहीं पड़ेगा वो कहाँ पर है, जस्ट लास्ट का एलिमेंट वो जाके डिलीट करवा देगा। इस वजह से हम कहते हैं इसका भी जो ऑपरेशन लगता है ओ ऑफ वन लगता है। अगर हम नेक्स्ट देखें, अगर आपने बिगनिंग में एलिमेंट्स डिलीट करवाना है तो उसने वो जो स्पेस है री एलोकेट करनी है। जैसे आपने वन को डिलीट करवाना है स्टार्ट में, ये क्या करेगा, बाकी सब वैल्यू को इंटायर जो एरे है वो सब नेक्स्ट मूव ले जाएगा। टू की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी, थ्री की यहाँ आ जाएगी, फोर की इस प्रीवियस इंडेक्स पे आ जाएगी और फाइव की यहाँ आ जाएगी। तो ये पूरी जो टाइम लग रहा है वो पूरी एरे को ट्राइवर्स कर रहा है और वैल्यू को एक बैकवर्ड मूव कर रहा है। जस्ट एक एलिमेंट डिलीट हुआ है उसकी स्पेस पे एक पीछे ले जा रहा है। तो इस वजह से कहते हैं अगर आप बिगनिंग से डिलीट करो तो आपका जो टाइम लगता है वो ऑफ एंड लगता है। इसी तरह अगर आपने मिडल से करना है तो यही वही काम है, उससे नेक्स्ट सारी वैल्यू मूव हो जाएंगी। जैसे मैंने थ्री को डिलीट किया तो ये स्पेस बच गई, ये फोर को थ्री की प्लेस पे ले आया और फाइव को फोर की प्लेस पे। तो ये भी हमारे पास ये डिपेंड करता है, चाहे मिडल हो चाहे हो सकता है ये स्पेसिफिक पोजीशन सेकंड भी हो सकती है, सेकंड लास्ट भी हो सकता है। तो जितनी एंड पोजीशंस हो सकती हैं तो इसके भी जो टाइम लगेगा वो एंड लगेगा। इसके बाद हम सर्च ऑपरेशन ये होता है, हमारे पास कोई डिफाइन नहीं होता है। जैसे आपने किसी एम्प्लॉय का नेम देखना है तो आपको नहीं पता वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आपने पूरी एरे को जहां तक आपको नहीं मिलता, हो सकता है वो पहले इंडेक्स में मिल जाए तो वो तो आपका बेस्ट केस हो गया ना, सेंटर में मिलता है कि जाके वो एवरेज है। लेकिन आपको अगर लास्ट एलिमेंट पे मिलता है तो आपका फर्स्ट केस है। किसी भी केस में आपको जब भी किसी पर्सन का नेम या कोई इंटीजर वैल्यू कुछ भी फाइंड करनी है तो आपको अगर लास्ट में नहीं है वो स्टार्ट में मिले। हो सकता है बहुत सारे केसेस में वो लास्ट सबसे आखिरी एलिमेंट हो या आखिरी नेम हो, तो आपको वो इंटायर जो लिस्ट है या वो जहाँ पे आपने नेम लिखे हैं डाटा, तो आपको सब के सब ट्राइवर्स करनी पड़ी है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो सर्चिंग का ऑपरेशन है वो ओ ऑफ एन ही लेता है। इसके बाद हम कोड में देख लेंगे एरे को हम क्रिएट कैसे करवाते हैं, इंसर्ट कैसे करवाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चार्ट बता दूं जस्ट एरे के लिए। अभी बाकी को हमने देखेंगे, सिर्फ एरे का देखेंगे। हमने एसएस का बताया था। अच्छा, एसएस का ऑपरेशन वो वन इसलिए लेता है कि आपने ना इंडेक्स देना होता है। आप बता देते हो जीरो वन आईडी पे ना ये वैल्यू पड़ी है तो उठा के ले आओ वन आईडी पे, जो भी जैसे हमने कह दिया तो वो वन ऑफ लेगा। अगर आपने आईडी दे रहे हैं साथ साथ तो एसेस करने का ऑपरेशन जस्ट वन टाइम दे रहा है, उसको पूरी आईडी को नहीं देखना पड़ा। अगर आपको जैसे हम स्कूल्स में जाते हैं अक्सर बच्चों के आईडीज होते हैं, हम लेके उनका डाटा ले आते हैं, तो इससे हमारा ऑपरेशन जस्ट वो वन लेगा। लेकिन सर्च और जो सर्च की हमने अभी देखी कि ओ ऑफ एन लेयर, इंसर्शन की भी हमने देखी एवरेज और बस दोनों में इसकी क्या लगेगी, ओ ऑफ एन लगेगी, क्योंकि हमने वो इंटायर एरे देखनी पड़ेगी। या अगर सेकंड लास्ट सेकंड एलिमेंट भी क्या अप्रोक्सीमेटली वो इंटायर एरे ही है। डिलीशन भी हमने देखी है कि अगर लास्ट से करना है तो वो तो बेस्ट केस है ना, लेकिन एवरेज और वर्स्ट केस है कि आपको इंटायर एरे जो है वो ट्राइवर्स करनी पड़ेगी। तो इंसर्शन और डिलीशन भी जो आपकी है वो क्या लेगी है, ओ ऑफ एन लेगी। जस्ट एसेसिंग, क्योंकि आपको स्पेसिफिक आईडी पता है, आप जाके वो वैल्यू उठा के ले आए होंगे एसेस की, तो वो ओ ऑफ एन है। बाकी वो सब केस में ओ ऑफ एन है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वो पूछ लें, अदरवाइज हम इसके कोड की तरफ मूव करेंगे कि एरे को क्रिएट डिलीट वगैरह कैसे करवाते हैं, जो हमने टॉपिक देखे। और इसके बाद अगर हम फिर लीड कोड प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन डिफरेंट टाइप की अभी आज हमने ऑफ एन में ही टाइम कम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं, लेकिन हम अपकमिंग क्लासेस में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स की टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है, तो हम नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई चीज नहीं समझ आए वो पूछ ले, अगर कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बोलिए। मैम ये ओ एन एंड ओ वन का कॉन्सेप्ट दोबारा समझा देंगे आप? मतलब थोड़ा सा लाउड बोलिए, मुझे आपकी आवाज स्लो आ रही है।
ये ओ एन एंड ओ वन का कॉन्सेप्ट दोबारा समझा देंगे आप? कौन सी स्लाइड पे आप कह रहे हैं? ये वाला जो ओ एन एंड ओ वन जो आपने कॉन्सेप्ट बताया। अच्छा ठीक है। वो अपन ये होता है कि आप ना जस्ट जैसे आपने किसी पर्सन का नेम फाइंड करना है ना, एक आप सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, आपके पास डेटाबेस पड़ा हुआ है, स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, अब उनके नेम आईडी के साथ पड़े हैं, आपने जस्ट वो आईडी देनी है और वो उस आईडी से डाटा उठा के ले आएगा। उसने कोई पूरा डेटाबेस तो नहीं देखा ना, उसने जस्ट स्पेसिफिक वो रो देखी होगी, जैसे वो एक्सेल शीट में जिसमें फॉर्म में, उसने वो पूरी की पूरी सारी एलिमेंट्स को नहीं देखा। तो इस वजह से उसको जस्ट वन टाइम ऑपरेशन हम कहते हैं, जस्ट कॉन्स्टेंट टाइम में, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा, वो एक ही बारी में जाकर उसने डायरेक्ट वो एलिमेंट असेस कर लिया। तो इसलिए ये जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑफ वन कॉन्स्टेंट होती है। लेकिन जब आप सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, देखिए आपको आईडी पता ही नहीं है, आपने उसको जैसे कह दिया ये चीज एक नेम दे दिया, एक वैल्यू दे दी, उठा के ले आओ पूरी लिस्ट से। अब आपने आईडी तो नहीं दी ना कि उसके एंगेज पड़े होंगे, तो वो सारी की सारी जितने भी नेम्स है ना उनको ट्रैवर्स देगा। हो सकता है उसको 1000 नेम हो सकता है उसको 700 की लोकेशन में जाके वो वाला नेम, जैसे आपने कुछ भी भेजा, सना आपने नेम भेज दिया, तो अब वो 700 लोकेशन में कर रहा है, तो वो 700 आउट ऑफ 1000 वैल्यू से ऑलमोस्ट हम उनको एन वैल्यूज हम उन्हें कह रहे हैं। तो 700 तक उसने सारी वैल्यूज चेक किए हैं कि कोई सना नेम का कोई पर्सन था, कोई स्टूडेंट था। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ओ ऑफ एन, मतलब वो कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज चेक कर रहा है आपके इंटायर लिस्ट के अंदर। बेसिकली हम जैसे वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस कॉन्टेक्स्ट में देते हैं कोड में, वो कितने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। कोई स्टेटमेंट आपकी एन टाइम्स चल रही है ना, जैसे आप एक ऑपरेशन आप सर्च का देख लो कि वो एन टाइम्स चलेगा, अगर 700 उसने स्टूडेंट्स के नेम चेक करते हैं। सेम यही होता है कि कोड के अंदर कोई भी आइटरेशन आपकी ना एन टाइम्स चल रही है। ये देखिए, अगर आपने एक वैल्यू जस्ट एक एरे की लेंथ है और आपने ये टोटल वैल्यू कितनी है 5, तो हमारे पास एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5। ये लूप कितनी टाइम चलेगा 5 टाइम। तो यहाँ पे हम ओ ऑफ एन कह रहे हैं, ओ ऑफ मीन्स टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यू है उस एरे के अंदर। तो अब एक आप कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो, तो अब आपके पास हर टाइम जो इनपुट होती है वो फिक्स नहीं होती, कभी हो सकता है 5 वैल्यूज आ रही है, कभी 10 आ रही है, कभी 100 आ रही है, कभी 200। तो ये एन नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, तो हम टोटल एन टाइम उसका एग्जीक्यूट होना है इस लूप में, तो हम इसको ओ ऑफ एन कह रहे हैं कि वो एन टाइम्स चलेगा। ठीक हो गया मैम, थैंक यू। अगर किसी और का क्वेश्चन नहीं है यहाँ से आगे हम मूव करते हैं। हम पहले बेसिक ऑपरेशन देखेंगे, फिर हम लीड कोड की तरफ मूव करेंगे। अच्छा सिंपल, अच्छा पाइथन में ना बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स होंगे, अच्छा जिनको आइडिया होगा शायद, हम बहुत से ये डिस्कस करते हैं कि हम लिस्ट को पाइथन के अंदर एज एरे डिनोट कर सकते हैं। लेकिन हमने आज एक बात की थी, वो सेम डेटा टाइप लेगा, मीन्स अगर वो इंटीजर वैल्यू ले रहा है तो वो सेम लेगा। तो जो लिस्ट होती है ना, हम उसको एरे की सारी फंक्शनैलिटी करवा सकते हैं, लेकिन जो लिस्ट होती है ना पाइथन के, तो वो भी जस्ट ऐसे सेम ही होती है। लेकिन इसको एरे को ना एरे की लाइब्रेरी से आपने इंपोर्ट करवाना पड़ता है। अगर हम सिंपल ऐसे एक डिक्लेयर कर देते हैं तो ये जस्ट एज अ लिस्ट कंसिडर होगी। लेकिन अगर आप एरे की फंक्शनैलिटी यूज करना चाहते हैं ना, तो आपने ना एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवानी होती है। लिस्ट और एरे में काम सेम ही करना था, फर्क ये है कि जो लिस्ट होता है ना वो डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू ले सकते हैं, 2 3.4 जैसा मैं फ्लोट वैल्यू भी दे रही हूँ। लेकिन जो एरे होता है ना उसका हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो कभी भी डिफरेंट डेटा टाइप्स नहीं लेगा। अगर वो इंटीजर है तो वो सारी वैल्यू उसमें इंटीजर की होनी चाहिए, लेकिन लिस्ट में ये केस नहीं है। तो हम बेसिकली बाकी आप एज अ लिस्ट यूज कर सकते हैं अपने कोड के अंदर एज एरे की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाने के लिए। अच्छा अब हमने एक देखना है, जैसे ये एक जस्ट वेरिएबल है, मैंने डिक्लेयर करवा दिया, अब वही वेरिएबल है। अगर मैंने मोर देन वन वैल्यू अगर थी लेनी है तो हम यूं करवा देंगे। अब ये इस कोड को अगर मैं रन करती हूँ ना, तो ये मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब देखें, क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं कराया, हम लेट्स सपोज एरे प्रिंट करते हैं। अब ये बाय डिफॉल्ट मैंने इसको एरे के थ्रू इंपोर्ट नहीं करा, तो बाय डिफॉल्ट इसे लिस्ट कंसीडर कर। लिस्ट में आप डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं। हम एरे का काम तो सेम ही फंक्शन होते हैं, प्रिंट इंसर्ट वगैरह, जस्ट एक ही डिफरेंस है, ये डिफरेंट डेटा टाइप्स ले सकते हैं।
अच्छा, आप अगर आपने एरे को यूज करना है ना, तो आपने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवानी होती है, इंपोर्ट एरे। हम एक जस्ट नेम दे रहे हैं कि हमने जो इंपोर्ट करा है वो एरे है। अगर आपने इसके सारे फंक्शन यूज करना चाहते हो तो हम यहाँ पे स्टार भी डाल देते हैं कि एरे के जितने फंक्शन है वो इंपोर्ट करवा दो, हम यूज कर लेंगे। ये जैसे एक मैंने नाम दे दिया, खुद से आप कोई भी दे सकते हो, लेकिन ये लाइब्रेरी का नाम यही रहेगा। आज मैंने एक एरे बनाई और उसमें ना मैं एक एलिमेंट डाल रही हूँ, ये वही एरे है जो हमने जिसको हमने एज अ इंपोर्ट करा एक नेम देके, और ये एरे का एक फंक्शन आपने ये हमेशा यूज करना है। ये हमेशा दो पैरामीटर, मतलब अपने अंदर ये दो वैल्यू लेगा। सेकंड वैल्यू तो ये होगी जितने भी आपने एलिमेंट्स दिए। पहली वैल्यू ये होती है कि आपने किस डेटा टाइप की ना एरे बनानी है, क्या इंटीजर की बनानी है क्या फ्लोट की। इसको हम कहते हैं टाइप कोड। ये एक टाइप कोड होता है, अगर आप हम इसे गूगल पे देखें तो आ जाता है। इंटीजर का जो टाइप कोड होता है ना वो आई से इंडिकेट किया हुआ है। अगर आप फ्लोट लिखोगे तो आपको एफ देना पड़ेगा। तो बस ये टाइप कोड चाहिए होता है, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं। अब देखिए ये हमारे पास टाइप क्या आ रही है, एरे। लेकिन ऊपर अगर मैं इसकी टाइप प्रिंट करवाती हूँ ना, तो ये मुझे लिस्ट देगा। ये देखिए यहाँ ये एरे की है, इसलिए जब भी अगर आपने और ये देखिए ये सेम डेटा टाइप देगा, सब वैल्यू इंटीजर। अगर मैं यहाँ पे एक भी फ्लोट वैल्यू दे देती हूँ ना, तो वो एरर दे देगा। क्या देगा, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। जो फ्लोट ऑब्जेक्ट है वो कभी भी इंटीजर नहीं होता। हमने इसलिए बताया हुआ है कि ये जो हमारी एरे है वो इंटीजर है, ये आई कोड होता है। इससे अगर मैं इसको फ्लोट कर दूंगी, ये देखिए आप, अभी क्यों रन हो गया, इसने सब वैल्यू की डिफॉल्ट वैल्यू क्या कंसीडर कर ली, 3.0। जो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती तो ये सारी फ्लोट बन जाती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे देती हूँ 3, तो ये मैंने कहा हुआ है कि मैं जो एरे होगी वो फ्लोट टाइप की होगी, पॉइंट की वैल्यू लेगी, और ये मैंने इसको स्ट्रिंग दे दी है तो ये क्या करेगा, एरर दे देगा। मस्ट बी रियल नंबर होना चाहिए ना, बल्कि स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये एरर इस वजह से आ गया। अगर सेम काम आप लिस्ट में करें तो वो एरर नहीं देते। लिस्ट में यही डिफरेंस होता है कि वो डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हैं। देखिए हमने 5 इंटीजर भी करवाया हुआ है, स्ट्रिंग भी करवाया हुआ है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो एरे का जो हमने एक नेम बात करी थी, हमेशा सेम डाटा टाइप वैल्यू लेती है, और कंटिन्यूअस होती है, मींस कंसेक्यूटिव होती है, नेम एडजस्टेंट होती है। कोई आप जंप लेके मतलब ऐसी वैल्यू नहीं स्टोर करवा सकती। अच्छा, अब हमने एरे की एक लेंथ देखी थी, जैसे अब यहाँ पे एरे की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5। तो एरे 1 की लेंथ इसने क्या प्रिंट करवा दी। अगर आपने एरे की लेंथ चेक करनी है तो len एक नेम का एक फंक्शन यूज करना है। बाकी हमने कुछ ऑपरेशन देखे थे, इंसर्टिंग एलिमेंट एट द एंड। जो अपेंड का फंक्शन होता है ना, वो हमेशा वैल्यू जो है ना एरे के लास्ट पे अपेंड करेगा। अब तक हमारे पास क्या वैल्यू है, 1 2 3 5.5 और 6। हम इसको जस्ट अंडरस्टैंड के लिए ना जस्ट हम सिंपल कर लेते हैं। हमारे पास एरे की जो वैल्यूज है ना, वो इस टाइम तक 1 2 3 4 6 है। अब जो अपेंड का फंक्शन है वो क्या करता है, वो हमेशा लास्ट पे हमारी वैल्यू जाके अपेंड करवाता है। अब मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ। प्रिंट, अगर कोई स्टूडेंट न्यू है, उनको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो वो कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। अगर सिंटेक्स भी नहीं समझ आ रहा तो आप तब भी पूछ लें। अच्छा, अब ये हमने एज अ फ्लोट डिक्लेयर करवाया हुआ, तो इस वजह से इन सारी वैल्यू को ये फ्लोट लेगा। मैं इसको इंटीजर कर देती हूँ। अब जब हमारे पास 1 2 3 4 और 6 वैल्यू थी, अपेंड का फंक्शन क्या करवाता है, जस्ट लास्ट पे जाकर इसने 5 की वैल्यू जो थी ना वो अपेंड करवा दी। तो ये जो टोटल ऑपरेशन ले रहा है, इसको कोई स्पेस नहीं बनानी पड़ी, जस्ट लास्ट पे जाकर इसने अपेंड करवा दी। तो इस वजह से हमने कहा था कि इसका जो टाइम होगा वो टोटल वो ऑफ 1 होगा। अब हमने जो इंसर्ट करवाना है, जैसे हमने बताया था, जैसे हमने बिगनिंग पे करवाना है किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे, तो हमने एक इंसर्ट का फंक्शन यूज करना होता है एरे के अंदर। तो ये क्या करता है, पहली वैल्यू इंडेक्स होती है और दूसरी उसकी वैल्यू होती है। हमने कहा 0 इंडेक्स पे जाके कौन सी वैल्यू स्टोर करवा दे, 5। तो ये सारी वैल्यू को जितनी भी ये वैल्यू है हमारी, इनको ट्राइवर्स करेगा। 5 को एक स्टेप आगे लेके जाएगा, 6 को 5 की जगह लेके आएगा, 4 को 6 की जगह, 3 को 4 की जगह, 2 को 3 की जगह, 1 को 2 की जगह, और जहाँ पे एक स्पेस बन जाएगी, और फिर ये वैल्यू 5 वहाँ पे डाल देंगे। देखिए 5 की वैल्यू जस्ट स्टार्ट में आ गई। सिमिलरली ये हमारी बिगनिंग पे था। अगर हमने किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे करवाना है या पोजीशन पे, हम कोई भी इंडेक्स वैल्यू, हम कहते हैं 2 वाले इंडेक्स पे यहाँ पे करवा दें, ये 5 को आगे ले जाएगा। अब हम इसको एनोटेट करके देखते हैं। अब ये एक नया समझिए, एक नई स्पेस यहाँ बन गई है लास्ट पे। 6 वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, 5 वाली यहाँ आ जाएगी,
3 वाली जो है वो 5 की जगह आ जाएगी और 5 वाली 3 की जगह आएगी और 5 की स्पेस खाली हो जाएगी 2 इंडेक्स पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक न्यू 5 वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, हमने पिछली वाली वैल्यू देखी थी, हम इसके अंदर वैल्यू करवानी है। 5 वाली वैल्यू लास्ट पे एक न्यू स्पेस ले लेगी, 6 वाली वैल्यू 5 की जगह आ जाएगी, 4 वाली 6 की जगह आ जाएगी, 3 वाली 4 की जगह, और 2 वाली इंडेक्स पे हम ये 3 की जगह आ जाएगा और 2 पे एक नई वैल्यू ये हमें करवा देगा। अब हम देखते हैं, जब हम इसको करवाते हैं इंसर्ट, 5 1 के बाद क्या आ गया 5, और फिर 2 देखिए अगले पे शिफ्ट हो गया, 3 नेक्स्ट हो गया, 4 6 और 5। ये सेम इसी तरह काम करता है। जैसे उसने ना एक न्यू स्पेस बनानी होती है एक वैल्यू के लिए, तो लास्ट पे तो कोई वैल्यू नहीं होती, उसको स्पेस नहीं बनानी पड़ती, तो इस वजह से हम कहते हैं वो वन टाइम कम्प्लेक्सिटी ले लेते हैं। अगर हमने अब हमने डिलीशन भी देखी थी, हम उसको भी देख लेते हैं। अगर आपने लास्ट से वैल्यू डिलीट करना है तो जस्ट लास्ट पे जाके ना डिलीट कर देगा, और उसके लिए हम पॉप का फंक्शन यूज करते हैं। अगर पॉप के अंदर आप कोई भी इंडेक्स में पास करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट लास्ट वाली वैल्यू डिलीट कर देगा। अभी हमारे एरे के अंदर ये पड़ा हुआ है ना, और जब ये पॉप हो जाएगा तो 6 खत्म हो जाएगा। मैंने एक एरे डिक्लेयर की 1 2 3 5 5 और 6। अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाती हूँ ना, एरे 1, तो हमारे पास 6 नहीं है, हमारे पास जस्ट उसने ये मैंने जो करवाया था, जो वैल्यू डिलीट कर रहा है वो वाला प्रिंट करवाया, कौन सी वैल्यू डिलीट कर रहा है 6 और बाकी, और वो लास्ट पे था। तो इसके लिए हमारे पास जो टाइम है वो जस्ट 1 ही लगता है। अभी हम देखें कुछ स्पेसिफिक इंडेक्स अगर देना है तो वो मैं 2 दे रही हूँ, तो 0 इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 पे 3 पड़ा हुआ, तो ये कौन सी वैल्यू डिलीट कर देगा। ये मैं हर जगह न्यू एरे डिक्लेयर करवा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक नई एरे बना दी, उसमें मैंने क्या एलिमेंट दे दिया 1 2 3, हम इसको 4 कर देते हैं। अब 2 इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है 3, तो वो किसको डिलीट कर देगा, 3 को डिलीट कर दिया। अगर मैं एरे प्रिंट करवाऊँ ना एरे 1, उसके अंदर हमारे पास 3 नहीं होगा, 1 2 4 5 6। तो ये जो ऑपरेशन है ये कोई भी इंडेक्स हो सकती है, तो उस पर जाके वो डिलीट कर रहा है। और फिर बाकी जो है ना, हमने स्लाइड्स देखी थी, जब वो डिलीट करता है ना, ये जो स्पेस खाली होती है बाकी सारी वैल्यू को इधर लेके आता है, जैसे हमने सेंटर में डिलीट किया था। इस वजह से हम कहते हैं कि वो ओ ऑफ एन टाइम लगता है, क्योंकि बाकी उसने जितनी वैल्यूज को एन वैल्यूज को लेके आना है, तो वो ओ ऑफ एन टाइम उसको देखना पड़ेगा, उस एरे को ओ ऑफ एन वैल्यूज पे जाना पड़ेगा। तो हम इसको कहते हैं इसलिए कि ये ओ ऑफ एन लेते हैं, क्योंकि पॉपिंग हमें स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू दे। अगर आप नहीं 0 दूंगे तो वो पहली वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा, अगर आप कोई भी नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट लास्ट वाली वैल्यू करता है। लेकिन अगर आपने ना वैल्यू के बेस पे रिमूव करवाना होता है किसी चीज को, इंडेक्स की बेस पे नहीं, अब तो हम क्या करेंगे, हम उसको ना जो पॉप का फंक्शन है वो इंडेक्स की बेस पे रिमूव करता है। जैसे पहली वैल्यू का 0 इंडेक्स है, फिर 1, अगली का 2 है। लेकिन जो रिमूव का फंक्शन है ना, वो वैल्यू पे डायरेक्ट वैल्यू को जाके रिमूव करता है। अगर मैंने इसे कहा 5, तो ये 5 रिमूव करेगा। लेकिन अगर हमारी लिस्ट के अंदर 2 5 हुए हैं, तो जो फर्स्ट अकरेंस होगी ना उसको रिमूव कर देगा यहाँ से। अब हम इसको रन करते हैं। मैम मेरा ये वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन था कि अगर हम कोई वैल्यू रिमूव करते हैं तो जो इंडेक्स हमारे पास बच जाता है, क्या वो दूसरी वैल्यू फिल कर लेती है, उस इंडेक्स के ऊपर आ जाती है फौरी? हाँ, आगे जितनी भी वैल्यू होंगी वो एक एक इंडेक्स बैकवर्ड मूव होंगी। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ये वैल्यू डिलीट हुई है ना 3, तो ये 4 वाली इसकी जगह पे आएगा, 5 4 की जगह आएगा। तो इस वजह से इसका टाइम जो होता है ना वो एन लगता है। जितनी भी आगे एन वैल्यूज पे वो बैकवर्ड मूव करेगा ना उस स्पेस को फिल करने के लिए एन तक, उस वैल्यू से लेकर एन तक, तो वो ओ ऑफ एन होती है। ओ ऑफ एन ये भी तो हो सकता है कि आप 0 इंडेक्स से वैल्यू रिमूव कर रहे हैं, तो एन बेसिकली नंबर ऑफ वैल्यूज को डिनोट कर रहे हैं। लेकिन पॉप और रिमूव में बस यही डिफरेंस है। पॉप में आप क्या करते हैं कि इंडेक्स नंबर देते हैं, रिमूव में आप जस्ट वैल्यू देते हैं जिस वैल्यू को से रिमूव करना हो। अगर आपको पता है कि आपने 2 इंडेक्स पे वैल्यू रिमूव करवानी है, तो आप पॉप का फंक्शन यूज कर लें। अगर आपको पता है आपने इस पर्सन का नेम रिमूव करवाना है, तो वो आप डायरेक्ट वो नेम दे सकते हैं, वो वैल्यू दे सकते हैं, तो ये बेनिफिट होता है। अगर आपने किसी वैल्यू को असेस करना है तो आप जस्ट उसका इंडेक्स नंबर दे देंगे। एरे 1 के अंदर 2 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो था, तो यहाँ पे 0 1 2 पे क्या इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है 3 है। ये मैंने एक एरे डिक्लेयर की थी 1 2 3 5 5 6, तो वो क्या थी 3 थी।
अगर मैं इसको 3 इंडेक्स कर दूं तो ये 5 ले आएगा, क्योंकि 3 इंडेक्स पे जो हमारे पास वैल्यू है वो 5 है। तो ये सिंपल थी कैसे हो रहा है डिलीशन, आप कैसे कर सकते हो, कोई भी वैल्यू रिमूव करनी हो। ये मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट इसलिए बताए थे कि अगर कोई बिगनर्स उनको समझ आ जाए। अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो हमने जस्ट सिंपल लूप जो हमने इटरेशन देखा था, हर टाइम ये एक वैल्यू प्रिंट करवाएगा, एंड टाइम एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट आई की वैल्यू क्या थी, एरे ऑफ आई के अंदर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5, फिर 5 लेंथ ऑफ एरे थी वो 5 थी। ये 5 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, तो ओ ऑफ एन वैल्यू से दैट्स मीन ओ ऑफ एन टाइम ये एंटायर लूप चला। तो ये एंटायर बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम ये जस्ट एरे की बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, आप इंसर्शन कैसे कर सकते हैं, डिलीशन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम आज मूव करेंगे लीड कोड की प्रॉब्लम्स की तरफ, अगर हमसे कोई सोल्व हो जाती है। अगर किसी मैम का काइंडली में जी मैम, मैंने पूछना था कि अगर हम डिलीशन करते हैं, एक एलिमेंट अरे से डिलीट करते हैं, तो अरे का जो हमने साइज डिफाइन किया होता है वो फिक्स्ड होता है। तो जैसे ही हम किसी एलिमेंट को उसमें से मिडल से वैल्यू रिमूव करते हैं, तो वो जो पीछे या आगे उसके वैल्यू होती है वो रिप्लेस हो जाती है, आपने कहा है। तो उसके साइज में फर्क आएगा फिर, या जो हमारा फिक्स्ड साइज होता है अरे का वो सेम ही रहेगा? साइज, लेट्स सपोज आपने ना 5 साइज आपने 5 डिक्लेयर किया हुआ है। अच्छा, डायनामिक टाइप की ये फिक्स साइज में होता है, आपने अगर साइज ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ, अगर आप साइज नहीं दे रहे तो आपकी वैल्यू न्यू अपेंड करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई फिक्स साइज नहीं दिया हुआ। अच्छा, जब आपने ना फिक्स साइज नहीं दिया हुआ ना, अगर आपने फॉर एग्जांपल फिक्स साइज 5 का दिया हुआ है और आपने ना वैल्यू जस्ट 4 आपने ना डाली हुई है, अब आप 3 को रिमूव, अगर आप 2 को रिमूव करते हो ना, इस टाइम हमारे पास साइज जो था वो 5 का था, एलिमेंट जो करंटली होल्ड कर रहा है ना वो एरे की लेंथ है वो 4 है। जब मैं 2 को रिमूव कर दूंगी तो 3 एक पीछे 2 की जगह आ जाएगा, 4 3 के आ जाएगा, यहाँ टोटल एलिमेंट 3 हो जाएगा। तो अगर रिमूव करने के बाद ये हुआ कि मैं 2 वैल्यू और ऐड कर सकती हूँ, और रिमूव करने से पहले क्या था, मैं जस्ट एक वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, अगर मैंने फिक्स साइज एलोकेट किया हुआ है तब की बात है। जी ठीक है। ठीक है, हाँ अब हम कोई अच्छा कोई पार्टिसिपेंट जिनको लीड कोड का ना पता होगा, कोई ऐसा जिसने कभी भी लीड कोड के बारे में ना सुना और पहली दफा ये नाम सुना हो? अगर नहीं पता तो मैं इसका बेसिक बता दूंगी, अगर सबको पता है तो फिर हम क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, बेसिक इनको ये होता है, इसमें कुछ सेटअप प्रॉब्लम्स होते हैं, हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ इजी होती हैं, फिर मीडियम थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं, और फिर डिफरेंट लेवल होते हैं। आप कोई भी यहाँ पे जाके कोई भी प्रॉब्लम इजी से करना चाहते हो वो दे सकते हो। स्टेटस है, कौन सी आपने सोल्व कर ली है, कौन सी आपकी रहती है टू डू। और आज हम एरे की देख लेते हैं, आज हमने एरे की है तो एरे की प्रॉब्लम देख लेंगे। और लिस्ट में आप ये जस्ट नेम मेंशन कर दोगे, टॉप 100 लाइक क्वेश्चन कौन सा, इंटरव्यू के क्वेश्चन कोई सर्च करना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप नेम से भी यहाँ सर्च कर सकते हैं। अब हम जहाँ पे जो कोई भी क्वेश्चन इजी सा कर लेते हैं, सिंपल। हम एरे के क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट सर्च करें तो बहुत सारे आ रहे हैं, ये 2 सम का आ रहा है, हम इसको कर लेते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, कोई पार्टिसिपेंट इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम को रीड करके बताना चाहिए इस प्रॉब्लम में क्या है। कोई भी पार्टिसिपेंट इसको रीड करके बताए कि इस प्रॉब्लम में क्या होगा। कोई बात नहीं, अगर कुछ अगर ऐसा ना समझ आई तो मैं बता दूंगी, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक पर्सन कह रही है सही ड्यूरेशन के उन्होंने सुना हुआ लेकिन यूज नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं अपने कोई भी प्रॉब्लम आप ले सकते हो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर से रिलेवेंट, उसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ उनकी एग्जांपल्स होती हैं, आपने वो टेस्ट केसेस होते हैं और आपने इसका सोल्यूशन लेके आना होता है। और ये लैंग्वेजेस हैं, आप कोई भी लैंग्वेज आपको जो सूट करती है उसी में आप कोड कर लो, ये मैटर नहीं करती। मेरे पास यूज़ का ये देखिए काफ़ी सारी लैंग्वेज है।
जस्ट सिंटेक्स मैटर करता है। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल आती है तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो आप किसी भी लैंग्वेज में एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को रीड करती हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नाम्स एंड इंटीजर टारगेट। हमारे पास जैसे हमने आज देखा, एरे कुछ एक नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन होगी और एक टारगेट होगा। हमने क्या करना है, इंडेक्सेस। अभी आज हमने इंडेक्स की बात की है। एरे के अंदर क्या होते हैं, ये जीरो इंडेक्स पे वैल्यूज को कहते हैं। इंडेक्सेस हमेशा जीरो से स्टार्ट होंगे। ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे। हमने क्या करना है, हमने अगर कोई भी दो इंडेक्स, दो वैल्यू का सम अगर उनका टारगेट इक्वल आ जाता है तो हमने क्या कर देना है, उसका इंडेक्स रिटर्न कर देना है। अब हमने तो पूरी एरे को चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैल्यू का सम जो है वो इक्वल टू टारगेट क्या है। जैसे हम आप देखें, 2 + 7 का जो सम है वो इक्वल टू, यहाँ तो पहले केस में आ गया टारगेट के 9 आ गया, तो हमने इसका इंडेक्स 0 था, इसका 1 था, रिटर्न कर दिया। ये हर दफा केस में होता है। आजकल लास्ट में वैल्यू पड़ी होती है तो हमको इंटायर एरे टारगेट्स करनी पड़ेगी। और सेकंड चीज उसने क्या बात की थी, यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अच्छा, हमारे पास ये है कि सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सॉल्यूशन एरे के अंदर हमेशा होगा। मतलब दो ऐसी वैल्यू होंगी जो टारगेट के इक्वल आ रही है। यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट वाइज। इसका क्या मतलब है, आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे आपने टारगेट 4 लेके आना है, 2 के अपने एलिमेंट को 2 दफा प्लस करके 4 ले, कभी भी आपने अपने सेम एलिमेंट को जस्ट एक ही दफा करना है। अगर आपने उनको ऐड करना है तो किसी और एलिमेंट के साथ आपने सम करना है, ना कि उसके अपने के साथ। तो हम इटसेल्फ के साथ सम करके रिटर्न नहीं करवा सकते। अगर हम अगली प्रॉब्लम देखें, ये वाली 3 to 4। अच्छा, अब ये टारगेट 6 है, ये 3 को चेक करेगा। 3 और एक हमारा, हम दो लूप लगाए, एक यहाँ पे चल रहा होगा, यहाँ 3 + 2 क्या 6 के इक्वल आया, नहीं। 3 को 4 के साथ चेक करेगा, क्या 3 + 4 6 के इक्वल आया, नहीं। अब दोबारा से क्या करेगा, 3 को सब वैल्यू के साथ चेक कर लिया, अब अगली वैल्यू उठाएगा 2 वाली। अब 2 को अगली नेक्स्ट सारी वैल्यू के साथ चेक करेगा, पिछली को नहीं देखेगा, क्योंकि जब 3 2 को किया था तो हो चुका था। 2 + 4 क्या ये टारगेट के इक्वल आ रहा है, तो बिल्कुल ये टारगेट के इक्वल क्या है, 6 आ गए। तो हम इसका इंडेक्स क्या है 1 और इसका इंडेक्स क्या है 2, तो हम इंडेक्स क्या रिटर्न कर देंगे 2। टाइम कम रह गया 3-4 मिनट। अगर किसी को कोई वैसे जनरल क्वेश्चन है आज सेशन के रिलेटेड पूछ लें, नहीं तो हम इस प्रॉब्लम को कल देख लेंगे। क्वेश्चन क्या लगा है, जब क्वेश्चन देख लेती हूँ। कुछ क्वेश्चन किसी ने पूछा है, इस कोर्स की एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगी। इसमें यही प्रॉब्लम है कि जो स्टूडेंट डेटा स्ट्रक्चर्स अपनी कोडिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड का इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर बहुत नेसेसरी होता है। आपने इसको आपको आना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर मतलब नहीं, आपने जस्ट पैटर्न्स को देख लेना है, एल्गोरिथम्स को देख लिया, लेकिन आपने उन स्ट्रक्चर्स को, उन एल्गोरिथम्स को, उन अप्रोचेस को यूज करते हुए आपने सॉल्यूशन कैसे लेके आना है। तो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर यूज करने का ये भी एक मकसद ये होता है कि आप ऑप्टिमाइज सोल्यूशन कैसे लेके आ सकते हैं। हम कुछ देखेंगे, जैसे आपने 2 लूप लगाए, मैंने कम्प्लेक्सिटी के भी टाइप्स तो नहीं बताई। जैसे हमने O ऑफ n देखिए, किसी जगह O ऑफ n स्क्वायर होंगी, कौन सा दूसरा पैटर्न एल्गोरिथम हम यूज करके उसकी कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। जी, किसी ने कहा है कि आप लाउडर बोलिए। क्या अभी भी मेरी वॉइस स्लो आ रही है, बाकी सबको भी क्या? काइंडली वो मैम कंफर्म। क्लियर है। ठीक है, अगर आपकी साइड इशू चेक लो कि बाकी साइड के साथ नहीं है तो इट इज ओके। अगर किसी स्पेसिफिक सबके साथ है तो मैं लाउड स्पीकिंग कर दूंगी। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया है कॉन्स्टेंट्स, कौन से कॉन्स्टेंट्स की बात कर रही हैं आप, थोड़ा सा एलिब्रेट कर सकती हैं? अगर आप अपना माइक अनम्यूट करके। और दूसरी बात है, सॉफ्टवेयर पे रन की मैंने गूगल कोलैब यूज किया है। आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है, कुछ भी, वो जस्ट बेसिक्स देने के लिए मैंने आपको गूगल कोलैब उसका नाम है, वो मैंने सॉफ्टवेयर यूज किया था। ये वाला जो आपसे नहीं मैम पूछा। ये कंस्ट्रेंट्स जो आप प्रॉब्लम समझा रही थी तो इसके सबसे लास्ट में लिखे हुए हैं। अच्छा, ये जस्ट कंसर्न ये होता है कि आपकी जो इनपुट की लेंथ होगी वो कितनी हो सकती है, नाम्स की लेंथ कितनी हो सकती है,
10 की पावर 4 हो सकती है। नम्स ऑफ आई किसी स्पेसिफिक इंडेक्सेस की लेंथ है, ये जस्ट कांस्टेंट होते हैं। अच्छा, ये कांस्टेंट ये हमारे पास वैलिड आंसर एग्जिस्ट करता है, ये तो बात ठीक है कि हमें एक आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। एक एक कांस्टेंट उन्होंने बताया। दूसरी बात, ये टारगेट की लेंथ कहाँ से होता है? टारगेट -10 की पावर अगर आप 9 करें तो एक स्पेसिफिक वैल्यू आते हैं, तो ये बता रहा है कि उस वैल्यू की रेंज से लेकर इस वैल्यू की रेंज तक कोई ना कोई टारगेट की वैल्यू हो सकती है। लेट्स सपोज 10 की पावर 9 10,000 बन रहा है नेगेटिव और ये 10,000 पॉजिटिव है, तो इनके बीच टारगेट की वैल्यू हो सकती है। और सेम इसी तरह ये नम्स ऑफ लेंथ की वैल्यू कितनी बड़ी हो सकती है, ये कांस्टेंट बता रहा है। अच्छा, आपने कोड ये तो बता दिया। आई नो पाइथन बेसिस, कैन आई बी एबल टू अंडरस्टैंड डेटा स्ट्रक्चर थॉरली थ्रू दिस कोर्स? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँ। मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन किया, अगर स्टिल आपको समझ नहीं आती तो आप कोई भी क्वेश्चन अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ये कोई भी टीचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं, आप सब लर्न कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन पूछना है, खामोश नहीं बैठना। जी बिल्कुल, बिगनर के लिए आप कोई भी डाटा स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं समझ आती, कोई भी चीज़ आप डायरेक्टली क्वेश्चन आस्क करें। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लें, वरना हमारे सेशन का टाइम एंड हो गया है। हम इस 5:58 हो गए, हमारे नेक्स्ट सेशन का टाइम होगा, तो हम इस सेशन को एंड कर देते हैं। अगर कोई दोबारा किसी का स्टिल क्वेश्चन हुआ तो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर देते हैं, और मैं नोट्स वगैरह स्लाइड में शेयर कर दूँगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो सर मीटिंग एंड करते हैं।